ये स्लाइड दिख रहा है आप लोग को? यस सर। किसी को डीएनए एप्लीकेशन में कुछ डाउट हो तो अभी पूछ लो, उसके बाद फिर हम ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करेंगे। सर वो बस टोपो आइसोमरेज के सब यूनिट्स ना पढ़ के देख रहे थे तो थोड़ा सा डाउट था सर। टोपोइसोमरेज में क्या? सर वो जो फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ है ना सर, उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, उसके सब यूनिट्स का क्या क्या फंक्शन है सर, वही बस जानना था सर। नहीं तो उसमें आपको सब यूनिट वाले उसमें कोई बात नहीं है। उसमें आपको बस 2 और 4 का जो मेन फंक्शन है ना, बस वही याद यस रखना सर। है आपको। 2 जो है वो यस सर। आपका रेप्लिकेशन के समय जो सुपर कॉइलिंग करता है ना, उसको रिमूव यस करता सर। है। और 4 जो आपका कैटेनेटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको वो ब्रेक यस करता है। सर। ठीक है, उसमें वही यस सर। 2 और 4 को ही याद रखना है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जो है वो कहीं कहीं आते हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो उसमें 2 और 4 को ही आप लोग याद रखना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा उसमें, यस सर। है ना। और तो आज हम लोग सेंट्रल डॉग्मा तो आप लोग को पता होगा, है ना। मेन हमको स्टार्ट करना है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हमने देख लिया था, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, फिर ट्रांसलेशन। ठीक है, आप लोग के सिलेबस में एक रिकॉम्बिनेशन है, बट रिकॉम्बिनेशन जो है वो आपका जेनेटिक्स में भी आएगा। ठीक है, तो उस समय देख लेंगे उसको, तो वो रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, सब आ गए? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, है ना। तो सेंट्रल डॉग्मा आप लोग को पता होगा। सेंट्रल डॉग्मा बेसिकली क्या होता है, आपका जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से एमआरएनए बनना एंड एमआरएनए से प्रोटीन बनना। ठीक है, ये प्रोसीजर आपका सेंट्रल डॉग्मा कहलाता है ना। और इसमें एक और आपका रहता है जो डीएनए से डीएनए बनता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन, है ना। तो ये हम लोगों ने देख लिया है, ये आपका रेप्लिकेशन कहलाएगा, है ना। तो अब बेसिकली अब हमको पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, यही जो पूरा स्टेप है ये आपका जीन एक्सप्रेशन का स्टेप भी कहलाता है ना। जीन एक्सप्रेशन मतलब जीन क्या होता है, सबको क्लियर है? व्हाट इज जीन? किसी को डाउट है तो बताओ, जीन क्या होता है, किसको नहीं पता है? यस सर, पता है सर। सबको पता है? पता नहीं सर, सबको मेरे को पता है। किसी को नहीं पता है तो बताओ, फिर मैं समझाऊंगा। देखो ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू, है ना। देखो आप लोग को पता है डीएनए है क्या, डीएनए आपका बेसिकली क्या है, पॉलीमर ऑफ निक्लोटाइड है। ठीक है, क्योंकि वो निक्लोटाइड से मिलके बना होता है। ठीक है, तो डीएनए आपका जो है वो पॉलीमर ऑफ निक्लोटाइड है। अब इसी निक्लोटाइड से मिलके क्या बनता है, डीएनए बनता है। ठीक है, और डीएनए में ही आपका क्या होता है, जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स आपका बेसिकली क्या होता है, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, जो कि आपका स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है। ठीक है, कोई भी जीन अगर हम बोल रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, उसको ही जीन कहा जाता है। क्योंकि कोई भी अगर जीन है तो वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाएगा, चाहे वो एंजाइम हो या कोई भी आपका प्रोटीन है वो बनाएगा।
और अपना इफेक्ट दिखाएगा सेल पे, है ना। तो ये याद रखना। तो जीन बेसिकली क्या है आपका, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आपका, डीएनए में ही आपका क्या होगा, जीन्स आपके रहेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है जीन के बारे में, यस सर। है ना। तो अपन कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली होता है कि आपका सेंट्रल डोग्मा में जो आपका डीएनए है वो सबसे पहले क्या बनाता है, एक एमआरएनए बनाता है, ठीक है। एमआरएनए या आरएनए भी बोल सकते हैं अपन। तो इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। जब डीएनए एमआरएनए को बनाएगा तब इसको हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, और वही जब आरएनए जो है प्रोटीन को बनाएगा तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन, ठीक है। ये आपका जो है वो ट्रांसलेशन कहलाएगा, ठीक है। TRL लिख रहा हूँ मैं इसको, है ना। तो ये आपका प्रोटीन यहाँ पर एमआरएनए बन गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपका ये प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। और यही जो पूरा प्रोसेस है ये आपका कहलाता है जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर जीन जो है वो एक प्रोटीन को जब बनाएगा तो वो आपका जीन एक्सप्रेस होगा कहलाता है, इसलिए उसको हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा प्रोसेसर है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन है फिर जो वो सेल पे अपना काम करेगा, ठीक है। और सेंट्रल डोग्मा में आपका रेप्लिकेशन ये आता है, तो रेप्लिकेशन हमने पढ़ लिया तो उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली सेंट्रल डोग्मा में होता क्या है, डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए विच टर्न इज ट्रांसलेटेड इनटू द प्रोटीन, ठीक है। जो कि आपका आरएनए आपका प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड क्लियर है, सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, इसमें कुछ डाउट है। सर दोनों एक ही चीज है ना, जीन एक्सप्रेशन और सेंट्रल डोग्मा? हाँ कह सकते हैं, दोनों एक ही है। वो जीन जो है एक्सप्रेशन ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर जीन जो है वो जीन किस में होंगे, डीएनए में ही प्रेजेंट होंगे, है ना। डीएनए का जो अलग अलग सेगमेंट है वो एज अ जीन काम करता है, ठीक है। वो भी क्या है, उस न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जीन, और कुछ नहीं है। उसको हम अपने रीडिंग के सहूलियत से क्या उसको अलग अलग भाग में उसको डिवाइड कर दिया कि ये जीन, जैसे इंसुलिन का जीन है तो इंसुलिन में आपका 51 एमिनो एसिड होता है, ठीक है। उसका जो जीन आप देखोगे डीएनए में वो क्या सीक्वेंस है उसका, ATGC वाला जो सीक्वेंस होता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो वही जो जीन है वो आपका एमआरएनए बनाएगा, और एमआरएनए जो है वो प्रोटीन को बनाएगा। तो जो पूरा होल मैकेनिज्म है उसको हम सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। और जो जीन एक्सप्रेस हो रहा मतलब वो प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो उसको हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं, है ना। क्लियर हुआ। यस सर। ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये एक्चुअली यूकैरियोटिक का ओवरव्यू है। बेसिकली हम पहले प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे, तो ये आपको समझ है इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। तो आप देख सकते हैं ये आपका एक सेल है, ठीक है। सेल के अंदर आपका ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम या डीएनए। तो यहाँ से आपका एक हो रहा है आपका, ये बन रहा है आपका एमआरएनए, ठीक है। ये बन रहा है आपका एमआरएनए। याद रखना एमआरएनए जो है वो सेल के अंदर ही बन रहा है। सेल के अंदर भी किसके अंदर, ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है। ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, और ये आपका साइटोप्लाज्म है, ठीक है। जो ग्रे कलर का आपका साइटोप्लाज्म वाला है, और ये जो ब्लू वाला बॉक्स है वो आपका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में ही आपका डीएनए है, और डीएनए में क्या बन रहा है आपका, एमआरएनए बन रहा है, ये एमआरएनए, ठीक है। ये न्यूक्लियस लिखा हुआ है यहाँ पर। आप याद रखना, ये देखो एमआरएनए बनने के बाद एमआरएनए जो है वो सेल के बाहर जाता है, ठीक है। इसी को अपन एमआरएनए एक्सपोर्ट बोलते हैं, इसको अपन पढ़ेंगे बाद में। एमआरएनए जब जो है न्यूक्लियस के बाहर जाएगा, कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा, तो इसको अपन एमआरएनए एक्सपोर्ट बोलेंगे, ठीक है। और जब एमआरएनए आपका साइटोप्लाज्म में आ जाएगा तब यहाँ पर ये राइबोसोम्स की हेल्प से क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन कहाँ बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है, ठीक है। तो ये उसी का डायग्रामेटिक ओवरव्यू है सेंट्रल डोग्मा का, ठीक है। तो याद रखना इसमें डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये कहाँ हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर जो एमआरएनए बना है वो एमआरएनए जो है वो न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होगा। कैसे एक्सपोर्ट होगा, वहाँ पर न्यूक्लियस में पोर्स होते हैं, उस पोर्स में भी अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, उसको अपन बाद में देखेंगे। वो प्रोटीन जो होता है वो एमआरएनए को एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। इस मैकेनिज्म को एमआरएनए एक्सपोर्ट बोलते हैं।
और एक्सपोर्ट के बाद क्या होता है, जो आपका mRNA बना है न्यूक्लियस में वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आने के बाद वहाँ पर राइबोसोम्स और बहुत सारे प्रोटीन्स आएंगे, वो उससे बाइंड करके जो है प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। कहाँ, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इसके बाद ये फिर अलग प्रोसीजर है जिसको अपन बोलते हैं प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड प्रोटीन शॉर्टिंग। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन बनने के बाद प्रोटीन टारगेटिंग भी होता है कि कौन से प्रोटीन को कहाँ जाना है। ठीक है, किसी को गोल्जी में जाना है, किसी को माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है, तो कौन सा प्रोटीन कहाँ जाएगा ये साइटोप्लाज्म में जो है वो डिसाइड होता है। उसके बाद फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, एक ओवरव्यू है। तो ये बेसिकली आपका यूकैरियोटिक का होता है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यस सर। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल जीन। अब ये देखो मैंने स्लाइड में ऐड किया, आपको समझ आए करके। जीन का स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका क्या एक डीएनए है, डायग्रामेटिक डायग्राम है। इसमें देखो अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, प्रमोटर, ठीक है, ये सब है क्या, बेसिकली ये सब सीक्वेंस है ना। हम उसको जो है जो जो जिसका जिसका जो जो फंक्शन होता है उसको वैसा जो है नाम दे दिया गया है ना। तो ये आपका डीएनए, डीएनए में आपका एक प्रमोटर है, एक 5' यूटीआर है, ORF है मतलब ओपन रीडिंग फ्रेम। ठीक है, 3' पे यूटीआर है, यूटीआर स्टैंड्स फॉर अनट्रांसलेटेड रीजन। ठीक है, और यहाँ पर एक ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट है, ये स्टॉप साइट है, और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है। ठीक है, तो ये जो जीन है आपका डीएनए है, ये आपका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो ये एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए में भी 5' यूटीआर आएगा, 3' यूटीआर आएगा, नहीं आपका ORF आएगा। ठीक है, अब यही फिर जो है ट्रांसलेशन करके आपका प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीन हैव अ ट्रांसक्रिप्शन प्रमोटर, याद रखना जीन में प्रमोटर कहाँ होता है, जीन पे होता है। और इसका प्रमोटर का फंक्शन क्या है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है यहाँ से, मतलब बाइंड करता है। ठीक है, प्रमोटर होगा कहाँ पर, जीन में होगा, जीन्स में होगा मतलब डीएनए में ही होगा। ठीक है, लेकिन जिस जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना है उसके पास रहता है। ठीक है, और वहीं पर आके क्या बाइंड करता है, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, कहाँ पर से, प्रमोटर के पास से। ठीक है, तो प्रमोटर में किसी का डाउट है, पूछो, प्रमोटर में कुछ डाउट है तो बताओ। प्रमोटर समझ आया? यस सर, प्रमोटर समझ आ गया सर। हाँ, प्रमोटर बेसिकली है क्या, जीन्स के पास आपका एक सीक्वेंस है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करेगा, बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, और बेसिकली है क्या, वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस ही है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे वहाँ पर कौन कौन सा सीक्वेंस होता है। नेक्स्ट आपका देखो यहाँ पर आरएनए में 3 रीजन होते हैं। जब आपका डीएनए से एमआरएनए बन जाता है तो यहाँ पर 3 रीजन्स होते हैं। एक आपका होता है 5' यूटीआर कंटेंस, ये वाला जो है 5'। ठीक है, ये क्या होता है, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फॉर द मेकिंग द प्रोटीन, याद रखना ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, इसका ट्रांसक्रिप्शन होता नहीं, बस ये रीजन है डीएनए में जो कि आपको वहां पर राइबोसोम आके बाइंड करता है। एक आपका होता है ORF, ओपन रीडिंग फ्रेम, ये क्या है, एक्चुअल कोडिंग रीजन ऑफ ट्रांसलेटेड इनटू एमिनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है, ये जो ओपन रीडिंग फ्रेम है यही आपका जीन का एक्चुअल सीक्वेंस है, जहां पर से आपका क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। समझ आ रहा है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन रीडिंग फ्रेम, जो कि आपका कोडिंग रीजन है। आपको पता है जीन में भी एक्सॉन और इंट्रॉन होते होंगे। ठीक है, तो कोडिंग रीजन को अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं, और नॉन कोडिंग रीजन को अपन क्या बोलते हैं, इंट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो ORF होता है बेसिकली वो आपका क्या होता है, इंट्रॉन्स। ठीक है, तो जो ORF जो होता है आपका वो बेसिकली कोडिंग रीजन होता है, मतलब एक्सॉन वाला पार्ट होता है। और वही 3' यूटीआर कंटेंस करता है इंपॉर्टेंट रेगुलेटर एलिमेंट्स। ठीक है, जो कि आपका टर्मिनेशन में हेल्प करेगा। तो 5' यूटीआर जो होता है बेसिकली वो रेगुलेटरी प्रोटीन्स, रेगुलेशन मतलब उस प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो साइट वहां पर रहेगा, और वहां पर आपका वो प्रोटीन आके बाइंड करेगा, जैसे राइबोसोम्स हो गया,
कुछ आपका टर्मिनेशन वाला फैक्टर हो गया, तो वो सब UTR and 3 UTR पे बाइंड करते हैं, समझ आ रहा है। और ORF जो होता है वो बेसिकली आपका कोडिंग रीजन होता है, जो कि कोडिंग रीजन मतलब वहाँ पर एक्सॉन वाला पार्ट होता है जो कि आपका आगे जाके प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यस सर। प्रमोटर के पास भी स्पेसिफिक सीक्वेंस रहता है क्या सर, जहाँ से बाइंड करता है? हाँ हाँ, प्रमोटर के पास अभी आगे आएगा, एक -10 पे होता है, -35 होता है, आगे बता रहा हूँ उसको मैं, है ना। सबका सीक्वेंस है ये, हमने बस बुक में डायग्राम के हिसाब से हमने उसको पढ़ा है, लेकिन ये ये जो आपका डायग्राम बना ये सब ATGC वाला सीक्वेंस है, समझ आ रहा है। सब पूरा ATGC वाला सीक्वेंस है, DNA mRNA और प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड का सीक्वेंस है ना। लेकिन उसको हम डायग्रामेटिक में हमको इस तरह से पढ़ना पड़ता है। यस सर, ये ओवरव्यू हम लोग समझे। हाँ, ओवरव्यू समझे, उसके बाद अब धीरे धीरे डीप में जा रहा हूँ मैं, उसको बताता हूँ फिर आगे, है ना। सर ये UTR मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन, हाँ, अनट्रांसलेटेड तो रीजन मतलब वहां पर का जो क्या रहेगा इसमें ट्रांसलेशन? वो DNA का सीक्वेंस ही रहेगा ATGC वाला, लेकिन वो जो है आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा, वहां पर रीजन का प्रोटीन नहीं बनता। ठीक है, वो क्या करता है, रेगुलेशन का काम करता है। सपोज ट्रांसलेशन के समय क्या होगा, राइबोसोम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, राइबोसोम आके बाइंड करता यस है, सर। ट्रांसफर आरएनए बाइंड करता है, तो वो ये सब रीजन पे बाइंड करते हैं, 5' UTR पे, 3' UTR पे, समझ आ रहा है। और जो ORF में बता यस रहा सर। हूँ, वो ORF जो है ना वो कोडिंग रीजन है, मतलब वो जीन है जहां पर से आपका ट्रांसलेशन होना है या ट्रांसक्रिप्शन होगा, मतलब उसका प्रोटीन बनेगा उस सीक्वेंस का। ठीक है, तो इसका नाम ही वही है, अनट्रांसलेटेड रीजन, मतलब जिस DNA सीक्वेंस का प्रोटीन नहीं बनेगा, मतलब ट्रांसलेशन नहीं होगा, इसलिए उसको हम अनट्रांसलेटेड बोल रहे हैं। और इसको हम, ये रेगुलेशन का काम यस। करता है, रेगुलेशन का मतलब कंट्रोल करने का काम करता है, किसी को ऑन करना, किसी को ऑफ करना, समझ आ रहा है। यस सर। सर और जैसे ये DNA में प्रेजेंट होगा ये सारा प्रमोटर UTR ORF ये सब, तो मतलब डबल स्टैंडर्ड DNA उसके बाद उसमें से ही RNA बनते जाएगा, तो पहले वो हाँ भी सिंगल स्टैंडर्ड बनेगा? हाँ, बता रहा हूँ अभी पहले आगे। वो ओपन होगा ना? DNA आप, हाँ DNA यस। मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो हम ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट नहीं किए हैं, वो सब बता रहा हूँ मैं अभी कैसे अच्छा। ओपन होगा, आएगा यस आगे सर। अभी, है ना। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन में आपका मेन जो आपका प्राइमरी एंजाइम है वो कौन सा है, आपका RNA पॉलीमरेज, याद रखना। ठीक है, DNA रेप्लिकेशन में हमने DNA पॉलीमरेज पढ़ा था, क्योंकि वो DNA के न्यूक्लियोटाइड्स को, है ना, DNTPs को ऐड करता था। और RNA पॉलीमरेज में हम उसको RNA ट्रांसक्रिप्शन में हम उसको RNA पॉलीमरेज कह रहे हैं, क्योंकि ये RNA न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है, राइबो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। ठीक है, तो ये देखो मैंने कहा था आपको, RNA पॉलीमरेज को हम क्या बोलते हैं, DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये DNA को ही टेम्पलेट मान के आपका RNA की चेन बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम DNA डिपेंडेंट पॉलीमरेज बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसको प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। आपने रेप्लिकेशन में पढ़ा है कि DNA पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत पड़ती है, लेकिन RNA पॉलीमरेज को प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, डिनोवो सिंथेसिस मतलब जो मेन सेल पे जो प्रोसेस होता है उसकी बात चल रही है ना। अब रन्स करता है ये भी 5 to 3 डायरेक्शन, तो ये भी आपका जो पॉलीमराइज करता है वो 5 to 3 डायरेक्शन ही करता है। कौन, RNA पॉलीमरेज, और DNA पॉलीमरेज भी वैसे ही करता है। अब सबस्ट्रेट क्या होगा, तो ये किसको ऐड करेगा, ATP, GTP, UTP एंड CTP। ठीक है, याद रखना, ये तीन इसके, चार इसके सबस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि आपको RNA की चेन बनाना है। ठीक है, और इसी का जो ब्रेकडाउन होता है ना, और ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, इसको एनर्जी मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। ठीक है, जितने भी आपको पता है ATP, GTP ये सब एनर्जी वाले कंपाउंड है, तो इनका जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या बनेगा, सिंगल बनेगा, ये सब ट्राईफॉस्फेट है, मोनोफॉस्फेट वाला बनेगा। तो जो ब्रेकडाउन होगा उससे जो एनर्जी रिलीज होगी, उससे आपका ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो आगे जो है वो प्रोसीड होगा, है ना। तो मेन एंजाइम कौन सा है आपका, RNA पॉलीमरेज। तो अभी इसी के बारे में देखते हैं इसका क्या क्या है। ये इसका आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, तो ये बस आपको ऐसी समझाने के लिए है। मेन जो है आप उसको अलग से देखते हैं। ये नेक्स्ट स्लाइड दिख रहा है आप लोग को, ई कोलाई पॉलीमरेज, RNA पॉलीमरेज। यस सर। हाँ, तो देखो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक ना क्वेश्चन आपको आएगा। तो देखो RNA पॉलीमरेज, अभी याद रखना हम ई कोलाई का पढ़ रहे हैं, सिर्फ प्रोकैरियोट्स का ही पढ़ रहे हैं, अभी हम यूकैरियोट्स का नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम प्रोकैरियोट्स का देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में देखेंगे।
तो जो आरएनए पॉलीमरेज है उसमें बेसिकली आपके कितने होते हैं, 5 सब यूनिट होते हैं, ठीक है, 5 सब यूनिट। कौन कौन से हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा डैश और एक 1 ओमेगा, ठीक है, और इसके अलावा एक सिग्मा फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें है होता क्या है, ये जो आपका 2 अल्फा, 2 बीटा एंड ओमेगा वाला, ये वाला आपका क्या कहलाता है पूरा, ये आपका कोर एंजाइम कहलाता है, रिक्वायर्ड फॉर पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी, याद रखना, ठीक है। तो 2 अल्फा, 1 बीटा, 1 बीटा प्राइम ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, कोर एंजाइम बोलते हैं, जिसको जो कि आपका पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा उसके बाद जो सिग्मा फैक्टर होता है, अगर वो कोर एंजाइम में आके अटैच हो गया तो उसको अपन क्या बोलेंगे, होलो एंजाइम बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्यों रिक्वायर्ड होता है, रिक्वायर्ड फॉर करेक्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग टू द प्रमोटर, ठीक है। अभी हमने ऊपर प्रमोटर सीक्वेंस पढ़ा है, तो आरएनए पॉलीमरेज को अगर प्रमोटर से बाइंड करना है तो उसको सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सिग्मा फैक्टर ही जो है वो प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है और वहां पर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करवाता है, समझ आ रहा है। तो जो आपका विदाउट सिग्मा फैक्टर क्या कहलाएगा, कोर एंजाइम कहलाएगा, और जब सिग्मा फैक्टर बाइंड कर जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो होलो एंजाइम कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका फंक्शन भी लिखा हुआ है, तो सिग्मा का काम क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये हर एग्जाम में पूछा गया है, ये डिटरमाइन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड, ठीक है, कि आपका डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन करना है कि नहीं करना है वो डिटरमाइन करता है, और प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। सॉरी, ये आपका ये है अल्फा है, तो अल्फा क्या करता है, डिटरमाइन द डीएनए टू बी ट्रांसक्राइब्ड, कि इसको ट्रांसक्रिप्शन होना है कि नहीं होना, वो अल्फा डिसाइड करेगा। बीटा क्या करेगा, कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन, मतलब ये न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगा। बीटा प्राइम क्या करेगा, बाइंड्स एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट, देखो यहाँ पर मतलब ये हेलिकेज वाला काम कर रहा है ना, बाइंड एंड ओपन डीएनए टेम्पलेट कौन करता है, बीटा प्राइम करता है। उसके बाद आपका सिग्मा, ठीक है, सिग्मा क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा प्रमोटर को फॉर सिंथेसिस इनिशिएशन, ट्रांसक्रिप्शन के इनिशिएशन करने के लिए सिग्मा जो है वो आपका प्रमोटर को पहचानने का काम करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिग्मा, कई बार ये पूछा है एग्जाम में, ठीक है। तो सिग्मा का फंक्शन आपको याद रखना है। इतना क्लियर हुआ, ये आपका है आरएनए पॉलीमरेज, कुछ डाउट है इसमें? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो इसको दिमाग में बैठा लो, एक नया क्वेश्चन यहाँ से आ ही जाता है। अब यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड किया हूँ, तो आपने अभी सिग्मा फैक्टर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो सिग्मा फैक्टर जो बेसिकली आपका ई कोलाई में होता है, ठीक है, वो बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक आपका सिग्मा 70 होता है, सिग्मा 54, सिग्मा 38, सिग्मा 32 होता है, 28 होता है, 24 होता है, 19 होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप का क्या है, सिग्मा फैक्टर है। आपको इसमें 3 या 4 याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ चुका है। तो ये आपका जीन का नाम है, ठीक है। जैसे सिग्मा 70 कौन से जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, तो ये RPOD वाला जो जीन है आपका, उसके द्वारा कंट्रोल होता है, RPO फॉर आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डी द्वारा कंट्रोल होता है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ मोस्ट जीन ड्यूरिंग द एक्सपोनेंशियल फेज, इलांगेशन के समय जो आपका जनरली आपका जो जितने भी जीन्स हैं, ठीक है, उसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो सिग्मा 70 के थ्रू ही होता है। मतलब बैक्टीरियल सेल में या इकोली में जितने भी आपके जीन्स होंगे वो आपका ट्रांसक्रिप्शन इसके थ्रू ही होगा, सिग्मा 70। इसको हाउस कीपिंग सिग्मा 70 भी बोलते हैं। हाउस कीपिंग का मतलब आपको पता होगा, हाउस कीपिंग मतलब जो कंटिन्यू जो है वो क्लीनिंग करते रहते हैं, सफाई करते रहते हैं, बोलते हैं ना हाउस कीपिंग, सेम वैसी है। तो ये भी कंटिन्यू जो है वो आपका ट्रांसक्रिप्शन में जो है वो हेल्प करते रहता है, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिग्मा 54, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ नाइट्रोजन रेगुलेटेड जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो नाइट्रोजन का जो रेगुलेशन होगा उस समय जो ट्रांसक्रिप्शन होगा वो सिग्मा 54 आता है वहां पर, ठीक है। थर्ड आपका है 38, 38 जो है वो स्टारवेशन है स्टेशनरी फेज में, ठीक है, स्टारवेशन है स्टेशनरी फेज में आएगा। नेक्स्ट आपका है 32, ठीक है, 32 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ चुका है, हीट शॉक जीन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। हीट शॉक आपका जो जीन ट्रांसक्रिप्शन है वो सिग्मा 32 के द्वारा होता है, याद रखना, ठीक है, इनिशिएशन। सेम वैसे आपका 28 है, 24 है, 19 है ना।
तो ये सब आपको याद रखना है। इसमें ये शुरू के जो 4 है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 4 को आपको याद रखना है कि नॉर्मल जो ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें कौन आता है, सिग्मा 70 आता है, नाइट्रोजन में 54 आएगा, ठीक है, स्टार्वेशन है स्टेशनरी फेज में 38 आएगा, एंड हीट स्ट्रोक जो होता है आपका जीन वो सिग्मा 32 होगा। ये 4 आपको याद रखना है। बाकी नीचे के 3 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 4 आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे सिग्मा 19 का दिया हुआ, ये आपका आयरन डेसिट्रेट ट्रांसपोर्ट के समय यूज होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आता है, कई बार आता है, ठीक है। ये क्लियर हुआ? सर हीट शॉक मतलब क्या है? हीट स्ट्रोक आपका वो ये क्या चीज? प्रोसीजर होता है, वो हीट स्ट्रोक जीन ट्रांसक्रिप्शन है। बैक्टीरिया में ऐसे कई सारे मैकेनिज्म होते हैं जिसमें आपका जैसे क्या बोलना चाहिए, अनफेवरेबल कंडीशन, समझ आ रहा है, या हाई सॉल्ट में या हीट के समय उसका जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होता है उस समय जो आपका सिग्मा फैक्टर एक्टिवेट होगा वो 32 वाला होता है। सेम वैसे जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है बैक्टीरिया में या किसी चीज़ में, तो उसमें जो आपका एक्टिवेट होगा वो सिग्मा 54 वाला होगा। और जो नॉर्मल जो सेल का जो नॉर्मल प्रोटीन है ना, डीएनए को जो या जीन को जब ट्रांसक्रिप्शन करना है तो जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके समय आपका सिग्मा 70 जो है वो एक्टिवेट होता है। ये मतलब होता है सबका, ठीक है। तो अलग अलग जीन को ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए अलग अलग सिग्मा फैक्टर आता है। क्लियर हुआ? सर ये 19 बताइए ना। 19 में कुछ सिग्मा नहीं, 19। आयरन के ट्रांसपोर्ट के समय ये एक जीन है, रेगुलेशन ऑफ द फैक्ट जीन, ठीक है। ये आयरन कंट्रोल करके जीन है जो कि आयरन के ट्रांसपोर्ट के समय ये वाला जो सिग्मा फैक्टर है वो आपका एक्टिवेट होता है ना। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक एक्स्ट्रा हीट स्ट्रेस है, मतलब किसी सेल को आप बैक्टीरिया को सपोज हीट कंडीशन में रख दिया, उसको ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो उसमें जो प्रोटीन बनेगा वो हीट के स्ट्रेस से जो आपका जीन एक्टिवेट होगा और जो प्रोटीन बनाएगा उसके लिए स्टार्ट करने के लिए आपका सिग्मा 24 आएगा। समझ आ रहा है? अब जैसे 28 है, 28 आपका एक्सप्रेशन ऑफ फेजिलर एंड कीमोटेक्सिस जीन। तो जो फेजिला होता है और कीमोटेक्सिस मतलब केमिकल के रिस्पॉन्स में जो आपका मूवमेंट होता है उसको आपको ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स बनाने के लिए आपका सिग्मा 28 आएगा, ऐसा है। तो अलग अलग जो मैकेनिज्म होता है उसमें प्रोटीन को बनाने के लिए अलग अलग आपका सिग्मा आता है, ठीक है। और जो नॉर्मल रूटीन है सेलुलर एक्टिविटी को चलाने के लिए जो आपका सिग्मा फैक्टर आएगा वो 70 आएगा, जिसको अपन हाउस कीपिंग सिग्मा फैक्टर बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ये इस ब्रैकेट में 1922 ये लिखा हुआ है, वो क्या है? 1922 कौन सा बोल रहे हैं? वो रेफरेंस है उसका, वो जहाँ से जिस बुक से लिया है उसको छोड़ दो, है ना, वो रेफरेंस है ऐसे ही, अच्छा। तो उसको छोड़ दो अभी, है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। यस सर। ना एक आपने वर्ड सुना होगा पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक, किसको पता है बताओ? पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक किसी को पता है? सर मोनोसिस्टोनिक मतलब एक ही जीन जिससे एक ही प्रोटीन बनने वाला है, वो मोनोसिस्टोनिक कहलाएगा, जो यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है। हाँ हाँ और प्रोकैरियोट्स में बहुत सारे जीन्स होते हैं जिससे बहुत सारे प्रोटीन बन सकते हैं एक ही प्रमोटर रीजन पे। हाँ, ठीक है, सही, गुड। ठीक है, एक्चुअली इसमें ना टाइमिंग जूम क्लास में टाइमिंग 5 मिनट्स बता रहा है, तो जब वो क्लोज हो जाएगा तो मैं फिर से आपको लिंक भेजूंगा, ठीक है। तो यस सर। तो उसको ध्यान रखना, अभी शायद हो यस सकता सर। 5 मिनट बाद क्यों 40 मिनट्स का देता, हो सकता 5 मिनट बाद तो बंद हो जाए। तो ठीक है, तब तो ये स्लाइड देख लेते हैं अपन। तो देखो, मोनोसिस्टोनिक का मतलब क्या होता है? सिस्टोन मतलब जीन ही होता है, ठीक है। सिस्टोन मतलब फंक्शनल यूनिट ऑफ जीएनए, जो आपका प्रोटीन बनाएगा, है ना। तो आपको पता है डीएनए में आपका प्रमोटर होता है, ये स्ट्रक्चर जीन है। तो अगर यूकैरियोट्स में बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे जीन्स होते हैं और हर एक जीन जो है वो अपना अपना प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो जब सिंगल जीन से आपका सिंगल प्रोटीन बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसिस्टोनिक बोलेंगे, ठीक है। तो मोनोसिस्टोनिक मतलब सिंगल जीन से सिंगल प्रोटीन। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है आपका, एक ही जो मतलब बहुत सारे जो जीन है वो एक ही प्रमोटर के द्वारा ट्रांसक्राइब होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जीन है, ये पूरा ओपेरॉन है। ओपेरॉन आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है उसको, लाइकोपेरॉन वाला। तो
एक ही प्रमोटर से आपके पूरे जो जीन है वो ट्रांसक्रिप्शन हो जाएंगे, और एक साथ बहुत सारे ट्रांसक्रिप्शन हो रहे हैं तो आपका बहुत सारे आपका प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो बहुत सारे प्रोटीन बन रहे हैं, इसको इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको पॉलीसिस्टोनिक बोल रहे हैं। ठीक है, तो एक ही टाइम पे एक ही प्रमोटर से बहुत सारे आपका प्रोटीन्स का बनना या जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना क्या कहलाएगा, आपका पॉलीसिस्टोनिक कहलाएगा। और एक टाइम पे एक जीन का ट्रांसक्रिप्शन होना और एक ही प्रोटीन बनना वो आपका मोनोसिस्टोनिक कहलाएगा। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि मोनोसिस्टोनिक यूकैरियोट्स में पाया जाता है और पॉलीसिस्टोनिक जो है वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ठीक है, तो पी फॉर पी याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जो होता है मोनो होता है, कौन सा पॉली होता है। तो पी फॉर पॉलीसिस्टोनिक, पी फॉर प्रोकैरियोट्स। ठीक है, क्लियर है? यस सर। अब ये सिग्मा फैक्टर की कुछ कुछ खास बातें हैं। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड करता है डायरेक्टली तो डीएनए वाया सिग्मा यूनिट। ठीक है, सिग्मा यूनिट के थ्रू बाइंड करता है ये। अब प्रमोटर के पास सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस अपन देखते हैं आगे क्या होगा, हाईली कंजर्व होता है। ठीक है, कंजर्व मतलब ये है आपका, देखो -10 बॉक्स टाटा बॉक्स। ठीक है, और इसको आप काउंट करोगे तो यहाँ पर आपका 35 आएगा। आपको ये क्लियर है अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं? किसी को कोई है ऐसा जिसको नहीं पता? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम क्लियर है? सर पता था लेकिन मैं भूल गई, आप एक बार और बता दीजिए। देखो आपको डीएनए पता है 5' एंड 3' होता है। ठीक है, 5' एंड 3'। तो जो 5' की तरफ होता है उसको हम बेसिकली अपस्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, 5 अभी आएगा डायग्राम, और 5 की तरफ जो होगा उसको हम अपस्ट्रीम कहते हैं, और जो 3rd की तरफ होता है उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। तो और यहाँ पर आपने एक स्ट्रक्चर शुरू में देखा होगा, यहाँ पर आपका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट पॉइंट होता है। तो जो स्टार्ट पॉइंट होता है उसको हम 0 काउंट करते हैं। ठीक है, तो 0 से इधर आप जाओगे अपोजिट डायरेक्शन में तो ये माइनस कहलाएगा, इसलिए हम इसको -10 बॉक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट दिया हुआ है तो ये स्टार्ट पॉइंट मानो इसको। ठीक है, तो ये आपका स्टार्ट पॉइंट है, तो यहाँ से ये 0 कहलाएगा, और इधर जब आप काउंट करते जाओगे तो -10, और इधर फिर और काउंट करते जाओगे तो यहाँ पर -35। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस लिखा हुआ है। तो ये याद रखना 35 में कौन सा सीक्वेंस होता है, TTGA, और -10 पे आपका TA होता है, टाटा एट बोलते हैं, ये बॉक्स होता है। और टाटा एट या -10 रीजन को प्रिबनॉव बॉक्स भी कहते हैं, ये याद रखना। ठीक है, प्रिबनॉव साइंटिस्ट का नाम है, उसने डिस्कवर किया था, तो उसको प्रिबनॉव बॉक्स भी बोलते हैं। किसको? -10 वाले बॉक्स को, जिसका सीक्वेंस क्या है, टाटा एट। और -30 में क्या सीक्वेंस है, TTGA। ठीक है, तो ये आपका प्रमोटर रीजन है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। और जब हम प्लस की तरफ जाएंगे तो उसको +1 काउंट करेंगे। ठीक है, डाउन स्ट्रीम की तरफ अगर जाएंगे तो उसको हम प्लस काउंट करेंगे, है ना, +1 +2 +4 करके। तो जब आप यूकैरियोट्स का जो आप वो पढ़ेंगे अपन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, उस समय और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें आप स्ट्रीम में भी बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा फैक्टर्स था। ये एक और डायग्राम इसमें और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, मैं फिर से आपको लिंक भेजता हूँ ना, इसका टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपको लिंक भेज के फिर कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। यस सर।